हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास से ही हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये हम किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर एस सी सिंघल का जो है हम बुक से ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल ये बुक है, बहुत ही गहन तरीका से जो है इसमें दिया गया है। आप लोग भी डॉक्टर एस सी सिंघल का बुक कहीं से भी अगर मिले तो उसे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम उसी से जो है बुक का ही जो है हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय में हम पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, इसका जो संघीय न्यायालय है ये सब भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद 2-3 प्रकार का न्यायालय है, जिला न्यायालय है और संघीय न्यायालय है और फिर सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक। तो हम सर्वोच्च न्यायालय भी पढ़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की रचना, नियुक्ति, योग्यता पढ़ लिए थे। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो कार्यकाल पढ़ेंगे, टेन्योर पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या कार्यकाल जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसका होता है। तो अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो आजीवन के लिए न्यायाधीश नियुक्त होता है और वह अपने सदाचार प्रयत्न जो है न्यायाधीश बना रहता है। और वह चाहे तो 70 वर्ष की अवस्था में त्यागपत्र के द्वारा हट भी सकता है। अभी तक केवल एक न्यायाधीश सैमुअल चेज पर भी जो है महाभियोग लगाया गया था, लेकिन वह भी जो है निर्दोष सिद्ध हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि जो कार्यकाल होता है सुप्रीम कोर्ट का वो आजीवन के लिए होता है और 70 वर्ष में वो भी त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। अब इसकी हम वेतन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निश्चित किया जाता है, जिसको कि उनकी कार्यविधि के समय में कम नहीं किया जाता है उसकी वेतन को, लेकिन वृद्धि कर सकते हैं। और वहाँ का के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन $40,000 है और $40,000 है, और जो अन्य न्यायाधीश है वो $35,000 है। तो आप $40,000 को जैसे $1 के बराबर यहाँ पे क्या है 89 या 87 रुपीज़ है, तो आप उससे गुना कर दें। 40,000 गुना 89, 87 जो भी है डॉलर के हिसाब से जो भी रुपया है वो गुना भाग कर लें, और लगभग जो है बहुत सारा आता है, लगभग 13 लाख के आसपास, ज़्यादा ही आता है, आप उसे देख लेंगे, ज़्यादा ही आता है, गुना कर लेंगे 89 या 87 से, ठीक है, आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। कार्य प्रणाली क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का कार्य प्रतिवर्ष अक्टूबर से प्रारंभ होकर मई के मध्य तक चलता है। अक्टूबर से प्रारंभ होता है और मई के मध्य तक चलता है। शीत और पतझड़ के समय 2 सप्ताह की छुट्टियां रहती है। मंगलवार से शुक्रवार तक मुकदमे को सुना जाता है और शनिवार को जो न्यायाधीश होते हैं वो आपस में मिलकर उन पर विचार विमर्श करते हैं और निर्णय जो है बहुमत से लिया जाता है, और सोमवार को निर्णय को सुना दिया जाता है। और मुकदमे की सुनवाई और निर्णय के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक होता है। निर्णय के पक्ष में मत देने वाले किसी भी न्यायाधीश को निर्णय लिखने के लिए मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं। तो ये उनका कार्य प्रणाली है, इसे आप खुद से जो है देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसको बड़ा करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन है जो पढ़ना है हमें, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के कई क्षेत्राधिकार है, अपने यहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय के कई क्षेत्राधिकार है। अपने यहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय का जो पहला है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है। ओरिजिनल जुडिसडेक्शन है जिसे हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। क्या कुछ है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में? कि संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सीमित ही रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय को 2 प्रकार के अभियोगों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहला जो है कि वे सभी विवाद जिनमें राजदूत या अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत अथवा विदेशी प्रतिनिधि कोई पक्ष हो। दूसरा है, ये पहला हुआ, दूसरा है ऐसे सभी विवाद जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ
या अमेरिका संघ का कोई एक या एक से अधिक राज्य जो है एक पक्ष के हो तो वो जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सुना जाता है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। यहाँ भी है, अपने यहाँ भी अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तो सर्वोच्च वहाँ पे क्या है अमेरिका में कि सर्वोच्च न्यायालय का जो महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है अपीलीय क्षेत्राधिकार में ही आता है। निचले न्यायालयों के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। अपने यहाँ भी होता है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किए हैं और वहाँ पे अगर आपको जजमेंट अगर नहीं मिला, आपके पक्ष में नहीं आया, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ भी सेम ही है, इसी प्रकार से है। ठीक है, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसके अलावे भी कई प्रकार के अधिकार आते हैं, लेकिन यहाँ भी है तो देख लेंगे। तीसरा जो है इसमें जुडिशियल रिव्यू आता है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, ये क्या होता है? इसकी परिभाषा और अर्थ को लेकर विद्वान में कोई मौलिक मतभेद नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का आशय है कि न्यायालयों की उस शक्ति से है जिससे वे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के उन कार्यों और कानूनों को अवैधानिक एवं अमान्य घोषित कर सकते हैं जो उनके मत में संविधान के किसी प्रावधान के प्रतिकूल हो। जो सेम प्रोसेस अगर आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जुडिशियल रिव्यू को पढ़े हैं तो अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू भी सेम वही प्रोसेस है। सर्वोच्च न्यायालय ये देखते हैं कि जो व्यवस्थापक है और जो कार्यपालिका है, अगर कोई कानून बनाया है लेकिन वो संविधान के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेंगे, उससे जो है अनलीगल घोषित कर सकते हैं, अमान्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमान्य घोषित करने का आधार क्या है? बेस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, कुछ विचारकों के अनुसार कि न्यायिक पुनरीक्षण की इस शक्ति का कोई संवैधानिक आधार है ही नहीं, या ना ही संविधान निर्माताओं कोई ऐसा विचार दिया है जिससे कि न्यायपालिका इस पर किसी शक्ति से संपन्न है। लेकिन में क्या कहा गया है कि जो अधिकांश विचारक है उसका मत है कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप में राज्यों एवं संघीय विधियों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्रदान नहीं किया है, लेकिन लिखित संविधान में ऐसा है कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है इसकी व्यवस्था स्वतः ही हो जाता है। तो अमेरिकी संविधान के दो अनुच्छेद है, जिसमें कि पहला है 3 सब सेक्शन 2 और 6(2) में न्यायिक पुनरीक्षण की जो है स्पष्ट झलक मिलती है। अनुच्छेद 3(2) के अनुसार न्यायिक शक्ति का क्षेत्र संविधान के अधीन जो है विधि एवं औचित्य संघीय विधि वर्तमान तथा भविष्य में संपादित होने वाली संधियां संबंधी विवादों तक विस्तृत है। और जो 6(2) में है वो संविधान एवं उसके अधिकार के अंतर्गत निर्मित संयुक्त राज्य अमेरिका की विधियां और वर्तमान तथा भविष्य में संपादित की जाने वाली संधियां देश की सर्वोच्च विधि होगी। ऐसा जो है ये आधार है जुडिशियल रिव्यू का। इस आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं यही आधार पर। आगे जानते हैं कि क्या कुछ ज़्यादा ही जो है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन नहीं, इसका भी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, लिमिटेशंस में पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपनी ओर से किसी कानून की संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकता है, बल्कि नागरिकों या विधायिका सदस्यों की प्रार्थना पर ही जांच करता है। ऐसा नहीं कि जिसको मन तिसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसका रिव्यू करने लग जाता है, ऐसा नहीं है। वो प्रार्थना किया जाता है किसके द्वारा? सिविलियंस या जो लेजिस्लेचर है। दूसरा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकता है कि जो कि संविधान की व्यवस्थाओं के अनुकूल है। अब जो कानून संविधान के अनुकूल होगा उससे क्यों जो है अवैधानिक घोषित करेगा? लेकिन न्यायाधीशों की दृष्टि से वे अनुचित दमनकारी है। ठीक है,
तीसरा भी बताया गया है, इसका लिमिटेशंस है कि सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक प्रश्नों पर विचार नहीं करता है, ये प्रश्न उसकी सीमा में नहीं आता है। इस प्रकार वह केवल संवैधानिक प्रश्नों पर ही विचार करता है। वो रिव्यू जो करता है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पर ही करता है, ना कि वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस पर। उससे पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं है, बस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस का वो गार्जियंस है, कॉन्स्टिट्यूशंस का वो संरक्षक है। आगे जो चौथा इसकी सीमा है कि किसी कानून का केवल उतना ही भाग लागू होने से रोका जा सकता है जितना कि अवैध हो, बशर्ते कि कानून के सब भाग एक दूसरे से गुथे हुए नहीं हो। ठीक है। पांचवा जो सीमा है इसकी कि निम्न संघीय न्यायालयों को भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है, यद्यपि उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। तो ये 5 प्रकार के लिमिटेशंस है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट पे, जो कि वो जुडिशियल रिव्यू कहाँ तक वो कर सकते हैं, ये 5 प्रकार का है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो जुडिशियल रिव्यू है इसकी आलोचना हुई है, क्रिटिसाइज हुआ है। क्रिटिसिज्म ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्यों क्रिटिसाइज हुआ है, इसकी कितना जो है इन्होंने काम किया है, क्या क्या किया है। इसमें कि पहला है कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण का संवैधानिक आधार नहीं है। कहता है कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसे कोई आधार संविधान में नहीं दिया गया है कि जो है आप किसी के ऊपर भी आप रिव्यू करो। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनीति से प्रेरित है। अब क्रिटिसाइज ही हुआ है, इसकी जब हम आलोचना करने के लिए ही बैठे हैं तो हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आलोचना तो गांधी जी का भी हुआ है, जिन्होंने कि आधा लाइफ अनशन में ही बिताया था देश को आज़ाद दिलाने के लिए, लेकिन उसका भी आलोचना हुई है, तब तो उसे गोली से मारा गया, अन्यथा क्यों मारते। तो सबकी होती है भाई। राम का भी आलोचना हुआ है, भगवान राम जो भगवान थे उसकी भी आलोचना हुई है कि सीता को जो है अपने घर में रखा है, सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा। तो ये सब होते रहता है। हमें जो है चलिए देखते हैं कि क्या इसकी आलोचना हुई है। पहला आलोचना हमने क्या कहा, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। दूसरा कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। तीसरा कहा है कि प्रगतिशीलता में ये बाधक है। चौथा कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तीसरा सदन है। और पांचवा कहता है कि निर्णय की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है, जो निर्णय होता है वो इसका जो प्रक्रिया है वो त्रुटिपूर्ण है। इसे हम लोग जो है अपने से देख सकते हैं। छठा जो है सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो है अस्थिरता लाता है, अस्थिरता लाता है। इंस्टेबिलिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकार की आलोचना का एक आधार यह भी है कि इसमें सामाजिक और आर्थिक जीवन में अस्थिरता लाता है। इसका कारण है कि कानून पारित होने और उसके अवैध घोषित करने के बीच जो काफी अंतराल है, ये इस मध्य में कानून क्रियान्वित हो जाता है। यदि वह बाद में निरस्त कर दिया जाता है तो इससे जनता को काफी असुविधा होती है। सातवां जो इसकी आलोचना हुई है कि विधानमंडलों की प्रतिष्ठा कम हुई है। इसलिए कहा गया है क्योंकि जो अब वहाँ पे कांग्रेस है, व्यवस्थापक है, व्यवस्थापक का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका काम है लागू करना, लेकिन जो व्यवस्थापक कानून बनाते हैं और जो लागू करते हैं तो ये इसे अवैध घोषित कर देते हैं। और विधि निर्माण का कार्य सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही अपने हाथों में लिया गया है, जिसके कारण उसे जो है कांग्रेस का तीसरा सदन कहा गया है। आठवां जो पॉइंट है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की भावना के प्रतिकूल है। अब जो शक्ति पृथक्करण है अमेरिका में, राज्य है, राज्य को अलग पावर, सारा पावर है और सारे पावर मिलके एक जो केंद्र को पावर दिया गया है, तो दोनों का पावर अलग है, सब कुछ अलग है।
अपने भारत की तरह जो है फेडरल सिस्टम नहीं है, यहाँ पे यूनियन कहा गया है, लेकिन वहाँ पे पूरी तरह से फेडरल है। तो ये इसकी आलोचना है, इसे आप लोग खुद से जो है अच्छे से देख लेंगे। अब इसकी सिर्फ आलोचना ही आप या हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उसका कुछ महत्व भी है। बिना महत्व का आप कांग्रेस का तीसरा सदन कैसे कर सकते हैं? इसका महत्व ये है जिसमें कि पहला कहा गया है कि अमेरिका में केवल शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि उसके साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी है। इसलिए वहाँ यह भी आवश्यक है कि सरकार के तीनों अंगों पर आपस में एक दूसरे का नियंत्रण बना रहे। ठीक है। दूसरा है कि अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, ना कि कांग्रेस की। ये तो अपने यहाँ भी है भाई। तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय की बहुमत से किए जाने की पद्धति की आलोचना भी अधिक सही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति की तानाशाही केवल 13 कानूनों के अवैध घोषित करने में ही 4 के विरुद्ध 5 न्यायाधीश निर्णय दिया था, जबकि अधिकांश निर्णय अधिक बहुमत से किए गए थे। और जो चौथा महत्व है, नई प्रथा के अनुसार कांग्रेस कोई कानून पारित करने पर उसके साथ एक उपबंध भी जोड़ देती है कि यदि कानून अवैध हुआ तो केवल कानून का वही अंश लागू नहीं होगा जो वास्तव में अवैध है, और शेष कानून लागू होगा। ऐसा जो है वहां पे प्रावधान है। आगे प्रावधान है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जहां केंद्र और राज्यों के बीच अनेक संवैधानिक विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो यह आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी शक्ति हो। ठीक है। छठा जो है कि इस शक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का भी कार्य किया है। आगे है कि सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक दलबंदी से ऊपर होता है, और वह राजनीतिक दलबंदी से ऊपर रहकर संविधान से ऊपर रहकर संविधान की रक्षा भी करते हैं। इतना ही काफी है सर्वोच्च न्यायालय। और एक और है, संविधान जो है नागरिक और अधिकारों का रक्षक एवं अभिभावक भी है। अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो द कॉन्स्टिट्यूशंस इन द सेफ गार्ड है एंड गार्जियन है ऑफ द इंडिविजुअल राइट का। ये पर्सनल जो अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार का अभिभावक है, रक्षक है। ठीक है। तो इसे आप लोग देख लेंगे और उसके बाद जो है द एंड करेंगे। धन्यवाद।